बच्चों, जब हम बात करते हैं मिशन ज्ञान की, तो हमारा ज्ञान भी तो अपना एक मिशन लेके चल रहा है। हमारा ज्ञान भी तो कह रहा है कि हमें ट्राइब्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस चाहिए। हमारा ज्ञान भी कह रहा है कि जीएन दवे सर, गणेश नारायण दवे सर ने हमारे लिए जो ऐसे दिया है ट्राइबल वर्स, उसमें हमें भी जो हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेस में जो सॉन्ग्स हैं उनको सुनने का मौका मिलना चाहिए। गणेश नारायण दवे सर की बात करते हैं हम, तो हमने देखा कि कैसे गणेश नारायण दवे सर ने सयाजीराव यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देते हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में अपनी सेवाएं देते हुए बहुत ही अच्छे से काम किया। कैसे इन्होंने ट्राइबल लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया, कैसे इन्होंने एकेडमीज़ खोली, कैसे इन्होंने साहित्य एकेडमी पुरस्कार फॉर अमनेसिया और सार्क पुरस्कार और कई सारे ऐसे पुरस्कार इनके झोली में आए जो इनके काम को मोटिवेट करते हैं, जो इनको एक तरह से इंस्पिरेशन देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका काम हम सब के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। हम बात करते हैं हमारे ऐसे ट्राइबल वर्ड्स की, तो हम देखते हैं कि कैसे ट्राइबल्स के जो छंद है, आदिवासी जो छंद हैं, उनको हम लोगों तक बिना उनके मूल जो उनका थीम है, उस बिना मूल थीम के से छेड़छाड़ किए हुए हम लोगों तक हमारी लैंग्वेज में इसको, इट मीन्स इंग्लिश या हिंदी में इसे दिया गया है। हम देखते हैं कि कैसे मेन जो उनका वर्ड है वह बिना कोई छेड़छाड़ के हमारे पास में पहुंचा है। इट्स ओके, क्रिटिक्स आर देयर, क्रिटिक्स कहते हैं देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड दीज पीपल्स लिटरेचर, बिकॉज ये लिटरेचर नहीं है। बट हम क्या देखते हैं कि इनका बार बार शोध किया गया, रिसर्च किया गया, एंड आफ्टर रिसर्च टीम फाइंड आउट दैट कि ये तो लिटरेचर क्या, ये तो सेंचुरीज ओल्ड लिटरेचर है। It's okay, it is transmitted orally, but now we are taking it in a collective mode, we are taking it in a written scripts। तो यहाँ पे सर की टीम की कोशिश और ट्राइबल्स के द्वारा जो कॉपरेशन दिया गया, उसके द्वारा हमें कई तरह की चीज़ें सीखने को मिली हैं। हम इंडिया के ट्राइब्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, तो हम देखते हैं कि मुंडा ट्राइब्स की हमने आपको बताई, आदि ट्राइब्स की बताई हमने आपको कौन थे ट्राइब्स के बारे में बताया। तो इनके बारे में अभी तक हमने सिर्फ बातें की हैं। अब इनके गाने, इनके गीत, वो भी हम हमारे इस पार्ट में इंक्लूड करके यहाँ लाए हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए हमारे साथ में पार्ट 6 कवर करने के लिए, बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग आवर रिमेनिंग ऐसे। और रिमेनिंग ऐसे की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वेट्स ऐसे बड़ा है पर मज़ेदार ज़रूर है, हमें कई सारी चीज़ों की नॉलेज दे रहा है। तो इट्स ओके, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि एक गाना भी हमारे संग संग इंक्लूड होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। Hence, it is necessary to assert that the literature of the Adivasis is not a new movement or a fresh trend इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। हम क्या देखते हैं कि ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही आवश्यक था कि हम ऐसे आदिवासी लोगों के लिटरेचर के बारे में भी रीड आउट करें, जो कि हम नए मूवमेंट, आंदोलन के रूप में इसको भले ही हम नहीं देख सकते हैं या एक फ्रेश ट्रेंड के रूप में नहीं देख सकते हैं, पर हम क्या देखते हैं, उनका जो लिटरेचर है इट इज़ समथिंग डिफरेंट। Most people have simply been aware of its existence and that is not the fault of the tribals themselves। अब हम क्या देखते हैं कि कई सारे लोग हैं वो अभी तक अनअवेयर हैं, वो तो ये मानते हैं कि ट्राइब्स का जो एग्जिस्टेंस है वह नहीं है, ट्राइब्स में इतना कैपेसिटी नहीं है लिटरेचर डेवलप करने का। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द ट्राइब्स की फॉल्ट तो नहीं है ये सब चीज़ों की। क्यों? क्योंकि ट्राइब्स तो अपने आप में शांति प्रिय जीव हैं, अपने आप में अपने ही दिनचर्या में प्रकृति के करीब रहकर काम करते हैं, प्रकृति की देखभाल करते हैं।
What might be new is the present attempt to see imaginative expressions in tribal languages not as folk fare but as literature. अब सबसे प्रमुख बात क्या है, folk fare के रूप में नहीं लेना. folk fare it means traditional stories and beliefs. हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्राइब्स की लैंग्वेजेस की, ट्राइब्स की बातों की, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट एक इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दिया गया है, उस एक्सप्रेशन में ट्राइबल लैंग्वेजेस को हम सिर्फ ये कह के कि ये तो हमारे परंपरागत कथाएं हैं और परंपरागत विश्वास है, ऐसा करके नहीं छोड़ सकते हैं. बट हम क्या कहेंगे, बट एज लिटरेचर एंड टू हियर ट्राइबल स्पीच नॉट एज अ डायलेक्ट बट एज अ लैंग्वेज. हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ इनको ट्रेडिशंस के रूप में तो लेना ही लेना है, बट हमारे लिए मेन बात होगी कि हम लिटरेचर के रूप में इसको सुने, लिटरेचर के रूप में इसको सुनते हैं, इनके ट्राइबल स्पीच को सुनते हैं, प्लस हम क्या देखते हैं, इनके जो डायलेक्ट्स होते हैं इनको लेते हैं. तो हम क्या देखते हैं, एज अ लैंग्वेज अगर हम बात करें तो एज अ लैंग्वेज इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेचर. This attitude may be somewhat unconventional. अब यह जो एटीट्यूड है यह अनकन्वेंशनल भी लगता है, बट ओनली until we recall that scripts themselves are relatively new. परंतु जब हम रिकॉल करते हैं उनकी ट्राइब से की जो पीपल्स हैं उनकी स्क्रिप्ट्स की जब हम रिकॉल करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अरे ये भी अपने आप में बहुत ही नयापन लिया हुआ है. एंड दैट द प्रिंटिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट गोज नो फर्दर बैक देन अ फ्यू सेंचुरीज. और हम क्या देखते हैं कि इनका जो लिटरेरी टेक्स्ट है इट्स ओके प्रिंटिंग में आया है, लेट आया है, बट फिर भी हम क्या देखते हैं कि इनका जो फ्यू सेंचुरीज ओल्ड जो उनका खजाना है वो अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल है in comparison with creative experiments with the human abilities to produce a speech in such a way that it transcends time. और हम क्या देखते हैं कि अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन बींग्स की, हम बात करें ट्राइब्स की, तो ट्राइब्स भी ह्यूमन बींग्स ही है. ट्राइब्स का जो खजाना है एज ए ट्रेजर वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है. प्लस हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बच्चों सेंटेंस बताऊं उससे पहले मैं आपको ट्रांसेंस का मीनिंग बताती हूँ. ट्रांसेंस मीन्स टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट, अपनी लिमिट से ज़्यादा पर अतिक्रमण करना. तो हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन एबिलिटी है वो स्पीच करके ओरली जो है ट्रांसमिट करती है, तो कहीं ना कहीं यह नहीं है कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके बात कर रही है. इनके जो हम वर्क्स देखते हैं ट्राइब्स के वो समथिंग डिफरेंट है. इनके काम देखिए, इनका लिटरेचर जो हमारे यहाँ पे एक बहस चल रही है कि ट्राइब्स की जो बातें हैं उनको हमें लिटरेचर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पे हमें देखना है. In fact, every written piece of literature contains substantial layers of orality. हम क्या देखते हैं कि जो भी लिटरेचर जिसका संग्रह किया गया है, आदिवासी लोगों के लिटरेचर का संग्रह किया है, वो ओरलिटी पे ही बेस्ड है, ओरलिटी पे ही बेस्ड है वो. दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर पोएट्री एंड ड्रामा. और हम कह सकते हैं पोएट्री की भाषा में, कविता की भाषा में देखें या फिर ड्रामा की भाषा में देखें तब तक तो यह ठीक है. बट इवन इन प्रोज फिक्शन द एलिमेंट्स ऑफ ओरलिटी नीड्स टू बी सिग्निफिकेंट इफ द वर्क इज टू बी इफेक्टिव. परंतु ये कहा गया है कि अपने आप को, अगर अपने काम को इफेक्टिव रूप से रखना है तो कविता की बात करें, ड्रामा की बात करें तब तक तो ठीक है, बट अगर हम प्रोज की बात करते हैं, प्रोज फिक्शन में जाते हैं, तो उस समय हमें अपनी बातों के लिए कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चीज़, तथ्य ज़रूर मिलना चाहिए, तभी हम अपने आप को प्रूव कर पाते हैं. अब देखिए, प्रूव करवाते हैं वो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनके वर्क की. तो हमने क्या देखा, ये जो मुंडाज है, मुंडा लोग बच्चे के जन्म के ऊपर एक अलग ही तरह का गाना गाते हैं, अपनी लैंग्वेज में गाना गाते हैं. जीएन दवे सर और उनकी टीम ने हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करके उसको हमें दिया है, तो उसी गाने का हम यहाँ पर आनंद लेते हैं. मुंडा सॉन्ग है, यहाँ पे सॉन्ग ऑफ बर्थ एंड डेथ के ऊपर इसको लेके बताया गया है. माई मदर द सन रोज, मेरी माँ
सूरज उग गया है। A sun was born। और सूरज उगने का प्रतीक किसको बताया गया बच्चों? A son was born। बेटा पैदा हुआ है, बेटे ने जन्म लिया है। अब सन को प्रतीक माना गया है सन का। देखिए, एक सन तो है सूरज और एक सन है यहाँ पे बेटा। माई मदर द मून रोज। और अगर मून अगर उग गया है, मतलब कहने का लैंग्वेज देखिए, मेरी माँ चंद्रमा उग गया है। अ डॉटर वॉज बॉर्न। इट मीन्स घर में बिटिया हुई है। अब देखिए, सूरज को बेटे का प्रतीक माना गया है, चंद्रमा को बेटी का प्रतीक मानकर अपनी बातों को रखते हैं, अपने गीतों में, अपने शब्दों में ढालकर इस चीज को वे कहते हैं। अ सन वॉज बॉर्न। बेटा पैदा हुआ था। द काउशेड वॉज डिप्लेटेड। और जो मवेशी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वो डिप्लेटेड हो गया है। ए डॉटर वॉज बॉर्न। द काउशेड फिल्ड अप। और अगर बेटी पैदा हुई है तो मवेशियों का जो स्थान है वह भी भर गया है। बेटे के आने पर तो मवेशियों का स्थान खाली हो गया है, और बेटी के जन्म के बाद में हमने क्या देखा, मवेशियों का जो स्थान है वह भर गया है। तो ये एक प्रतीक के रूप में बहुत अच्छी बात कही गई है। और ये जो है ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल मुंडेरियन। मुंडा जो लैंग्वेज है, मुंडेरिया जो बोलते हैं हम इसे, तो उस लैंग्वेज में बेटे के पैदा होने या बेटी के पैदा होने पर जो गाया जाता है उसी को ट्रांसलेट करके हमें बताया गया है बच्चों। अब हम बात करें मुंडा ट्राइब्स की, तो हम इसके ऊपर देखते हैं द मुंडा ट्राइबल्स लिव इन पार्ट्स ऑफ झारखंड। मुंडा ट्राइब्स कहाँ रहती है बच्चों? अब आप कहोगे कि बिंदु मैडम तो SST में पहुंच गई हैं, बिंदु मैडम तो हमें सोशल साइंस पढ़ाने लग गई है। तो बच्चों दीज सब्जेक्ट्स आर को रिलेटेड, सब्जेक्ट्स को रिलेट है। आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे की जो थीम है उसको देख रहे हैं, तो आप देखिए उस थीम में आपको अगर SST का भी लाभ मिल रहा है तो ये तो आपके ऊपर बहुत ही बेटर है। सोने पे सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है यहाँ पे। मुंडा ट्राइबल्स की हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर कहाँ पे रह रहे हैं? इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो अभी तक हम देखते हैं कि मुंडा ट्राइब्स जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें शामिल है झारखंड, जिसमें शामिल है वेस्ट बंगाल, जिसमें शामिल है असम, और त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इन स्थानों पर जो मुंडा ट्राइब्स है वो रह रही हैं। दे आर आल्सो नोन एज होरोहोन और मुर्रा। इनको और क्या क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं, होरोहोन भी कहते हैं मुंडास को, और मुर्रा भी कहते हैं। मीनिंग हेडमैन ऑफ अ विलेज। और इसका मेन मतलब, मुंडा का मेन मतलब क्या होता है कि गांव का मुखिया, हेडमैन मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है उसको मुंडा के नाम से संबोधित किया जाता था, और उसके बाद में मुंडा ट्राइब्स उसी के बेस पे चल पड़े। वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, दे ऑल्सो हैव एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन देम। हम क्या देखते हैं कि अभी तक जितनी भी ट्राइब्स पे स्टडीज की गई है उनमें सबसे ज़्यादा स्टडी मुंडा ट्राइब्स के ऊपर की गई है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है, और बिरसा मुंडा की तो हमने आपको डिस्कशन किया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुंडा कम्युनिटी है ये अपने आप में अपना पूरा एनसाइक्लोपीडिया, अपने आप में पूरे अपने बुक्स का समावेश एक तरह से विश्व कोश की तरह लेके बैठी हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि इनका जो वर्क है वह हम सबके सामने आ रहा है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडेरिका 16 वॉल्यूम्स। अब देखिए कितने वॉल्यूम्स में हमें मुंडेरे जो लोग हैं, मुंडेरिया लोग हैं, उनके बारे में पता चल रहा है। इनके लिए पूरा विश्व एक शब्दकोश बन गया है, और उस शब्दकोश में 16 वॉल्यूम्स हैं। कितनी है? 16 वॉल्यूम्स हैं, बाय रेवरेंड जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। किसके द्वारा दिया गया? रेवरेंड का मतलब होता है द टाइटल ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिस्ट।
क्रिश्चियन जो फादर्स होते हैं उनके लिए रेवरेंड टाइटल दिया गया है। और उन्हीं के ये जो वॉल्यूम्स है, मुंडा जो वॉल्यूम्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये किनके द्वारा दिए गए? जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? 1857 टू 1928 के टाइम पीरियड में इन्होंने ये हम सब के लिए दिया है। और हम क्या देखते हैं, इसके अलावा भी दूसरे जो जूइश स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी मुंडा प्रजाति पे काम किया है। मुंडा प्रजाति को बुक्स के रूप में हम सब के सामने उनकी जो बातें हैं, उनकी जो थीम है वो हम सब के सामने रखी हैं। The Munda are probably the first of the Adivasis to resist colonialism, and they revolted repeatedly over agrarian issues. हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो मुंडा आदिवासी लोग हैं, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कॉलोनिज्म, जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म हो रहा था, उसके विरुद्ध अपने आवाज़ को प्रमुखता से उठाया था। इसके साथ में ही जो एग्रेरियन इश्यूज़ के हुए थे, एग्रेरियन इट मीन्स जितने भी कृषि भूमि संबंधी विवाद होते थे, उन विवादों में मुंडास जो हैं अपना बराबर इंटरफेयर करते थे और वो गलत बात को गलत कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। द तमर insurrection of 1819 to 20 protested against the breakup of their agrarian system। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 1819 और 20 में जो प्रोटेस्ट किया गया था, उस प्रोटेस्ट में जो हमारे कृषि भूमि संबंधी जितने भी विवाद थे, उनके विरुद्ध भी मुंडा लोगों ने अपना बराबर पार्टिसिपेशन किया था। In their quest to establish Munda Raj and reform their society to enable it to cope with the challenges of time। हम क्या देखते हैं कि जो मुंडा लोग हैं उन्होंने अपने आप को एक मुंडा राज के रूप में एस्टेब्लिश किया। इट मीन्स वो अपने आप को गैदर करके चलते थे, एक समूह के रूप में रहते थे। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो सोसाइटी का निर्माण किया था उसमें वो टाइम के संग संग जो भी चैलेंजेस आते थे उनको फेस करने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार रखते थे। They organized the famous millennial movement under बिरसा मुंडा 1874 to 1901। हमने बात की बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा जो है उन्होंने इनका प्रतिनिधित्व किया था। कब किया था? 1874 टू 1901 में। हम क्या देखते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट किया था और इनका मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अभी तक बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं, हम अभी तक इनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? देखिए, वेयर देयर लीडर्स यूज्ड बोथ हिंदू एंड क्रिश्चियन इडियम्स टू क्रिएट अ मुंडा आइडियोलॉजी एंड वर्ल्ड वाइड व्यू। हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट चला था, इस मूवमेंट में बिरसा मुंडा और उनकी टीम ने पार्टिसिपेट किया। और इनके जो लीडर्स हैं वो मेनली हिंदू और क्रिश्चियन इडियम्स को, कहावतों को यूज़ कर करके अपनी आइडियोलॉजी को रखते थे, अपनी बातों को पूरे संसार के सामने रखते थे। हाउएवर द अपराइजिंग ऑफ क्वेल्ड बाय द ब्रिटिश। क्वेल्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे रिलेटेड है टू एंड समथिंग, दबा दी गई। हम क्या देखते हैं, मुंडा आदिवासी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। मुंडा आदिवासी लोग कॉलोनिज्म के विरुद्ध आ गए, मुंडा आदिवासी लोग कृषि मूवमेंट के विरुद्ध आ गए। लेकिन इतनी सब कोशिशें होने के बावजूद हम क्या देखते हैं, जो इनका आंदोलन चल रहा था, उठान पर था, उसको ब्रिटिश लोगों के द्वारा दबा दिया गया। ब्रिटिश लोगों ने इन्हें शांत कर दिया, इनके मूवमेंट को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। अब हम बात करते हैं मुंडा सॉन्ग्स के ऊपर। नोट ऑन द मुंडा सॉन्ग्स। Many ceremonies and rituals of the Munda are associated with birth, डेथ एंड मैरिज। अब मेनली हम क्या देखते हैं, मुंडास जो सॉन्ग्स यूज़ करते थे, जो गाने गाते थे, वो गाने अलग अलग सेरेमनीज में, अलग अलग रिचुअल्स में, तीज त्योहारों पे तो गाते ही गाते थे। वो जो संस्कृति अपनाते थे उनमें क्या होता था, उनमें स्पेशली बर्थ, किसी बच्चे के जन्म के समय किए जाने वाले संस्कार और उनके ऊपर आधारित गीत, मृत्यु आधारित और शादियों पर गाए बजाने वाले गीत,
ये सब शामिल होते थे। लिविंग इन क्लोज हार्मनी विद नेचर, देयर लाइव्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द चेंजिंग रिदम्स ऑफ नेचर। बच्चों यहाँ पे हार्मनी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, एक तरह से सामंजस्य करके चलना। सिंक्रोनाइज्ड अपने पास में एक और वर्ड है, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन एट द सेम टाइम और स्पीड। एक ही समय में दो गतिविधियां जब एक साथ आती हैं तो हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड हुई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं इनके गानों की, जन्म के समय, मृत्यु के समय, शादियों के समय, तो हम क्या देखते हैं कि ये गाने तो करते ही थे परंतु ये प्रकृति से भी बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा कर चलते थे। प्रकृति, हमने स्टार्टिंग से कहा कि आदिवासी कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे प्रकृति, जंगल वगैरह ज़्यादा हो, जहाँ पर नेचर में ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस नहीं हो, ये प्रकृति के बहुत करीब थे। इसके अलावा ये ऐसी चेंजेस जो रिदम्स ऑफ नेचर के ऊपर, नेचर के जो चेंजेस हैं उनको भी लेके चलते थे, सीजन्स को भी लेके चलते थे, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड सो ऑन एंड नॉट बाय क्लॉक टाइम। सबसे बड़ी बात जो है इनका जो सामंजस्य है बच्चों, वो एक अनोखा सामंजस्य है। क्यों? क्योंकि ये घड़ी के अनुसार नहीं चलते थे कि घड़ी इतना बजा रही है तो चलो ये काम हो गया, तो ये घड़ी के अनुसार नहीं चलते थे, बल्कि ये कैसे अपने काम में सामंजस्य रखते थे बच्चों, ये सामंजस्य रखते थे प्रकृति में जो जो बदलाव आ रहे हैं, प्रकृति के रिदम में जो बदलाव आ रहे हैं, कभी सीजन चेंज हो रहा है, कभी सूरज जो है वो लेट उग रहा है, जल्दी छिप रहा है, तो हम तो क्या कह देते हैं, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, और हम अपने घड़ी के अनुसार चलते हैं। और हमने साइंस ने इतनी उन्नति कर ली कि फलाने दिन सबसे छोटा दिन होगा, फलाना दिन सबसे बड़ा दिन होगा, और फलाने दिन दिन रात सेम होंगे। इन सब बातों से बहुत दूर ये अपने ही मौज दुनिया में रहते थे, अपनी ही ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ पे नेचर और इनका खुद का एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता था। बारिश का मौसम हो गया तो इनका एक अलग ही रिदम हो जाता था, मैरिजेस है, बर्थ है, डेथ है, तो अलग ही इनका रिदम बन जाता था। द सेलेक्टेड मुंडा सॉन्ग इज संग टू रिदमिक फोक ट्यून्स एट द बर्थ ऑफ अ सन और डॉटर। हम क्या देखते हैं, जो सेलेक्टेड गाने हैं वो गाने एक रिदम के अनुसार गाए जाते थे, उनको एक फ्लक्चुएशन दिया जाता था गानों में, और स्पेशली कब गाए जाते थे, कभी बेटा पैदा हो गया या बेटी का जन्म हुआ है तब इनको गाया जाता था। एंड इनवेरिएबली कम्युनिकेट्स देयर क्लोज एसोसिएशन विद नेचर। इसके अलावा क्या एक और बात है कि वो नेचर के बेहद करीब है, और नेचर में जब भी वो फ्री होके बैठते हैं तो वो अपना गाना बजाना शुरू कर देते हैं। Cattle set off to the pastures in the morning and return to their sheds at sundown। हम क्या देखते हैं, जो मवेशी है वो जैसे ही सुबह होती है वो निकल जाते हैं चरागाहों की तरफ, और जैसे ही शाम होती है वो वापस अपने अपने मवेशी स्थल पर आके खड़े हो जाते हैं। The birth of a daughter is associated with the cow shed full of cows। और अगर बेटी का जन्म होता है तो उसको किसका प्रतीक माना जाता है कि हमारा ये जो चरागाह, हमारा ये जो मवेशी स्थल है ये पूरा गायों से भर गया है। एंड दैट ऑफ द सन विद इट्स डिप्लेशन। और अगर बेटे का जन्म होता है बच्चों, तो हमने वो गाना भी यहाँ पे अभी रीड आउट किया था, उसमें हम क्या देखते हैं कि उनका जो मवेशी स्थल है वह खाली हो चुका होता है। Clearly the daughter is considered to be a more precious asset than the son। और यहाँ पे इस मुंडा जनजाति की जो हम गानों के बारे में बात कर रहे हैं उनकी हमने थीम को देखा, तो एक सबसे बड़ी मेन थीम जो निकल कर सामने आई वो यह है बच्चों कि यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बजाय लड़कों के। इट मीन्स लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा उत्साहपूर्ण कार्य किया जाता है, ज़्यादा अच्छे नाच गाने किए जाते हैं, ज़्यादा अच्छा उनको ट्रीट किया जाता है। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज इन मुंडा सोसाइटी द वुमेन हैव अ डोमिनेंट रोल टू प्ले इन द वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड रिचुअल एक्टिविटीज। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न भी है
सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये महिला प्रधान, जो हम कहते हैं ना कि महिला प्रधान आदिवासी लोग हैं, और यहाँ पे महिलाएं ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है घर की अर्थव्यवस्था को चलाने में, सामाजिक कार्यों में और रीति रिवाजों को पालन करने में। तो ये इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चों कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में, मुंडाज में हमने क्या देखा, स्पेशली फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी पे जोर दिया जा रहा है। फीमेल्स हैं वही घर की अर्थव्यवस्था को चला रही हैं, वही समाज को चला रही हैं, वही चला रही हैं पूरा अपने रिचुअल्स को। अभी भी हमारी और भी ट्राइब्स बाकी हैं बच्चों। अभी हमें आदि ट्राइब्स के बारे में, कौंध ट्राइब के बारे में भी तो बातें करनी है, उनके भी तो हमें गीतों को सुनना है और महसूस करना है। तो इसके लिए मेरे संग चलना पड़ेगा आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन तब तक थोड़ा सा इंतज़ार, और तब तक आपकी ड्यूटी है स्टार्ट, बिकॉज तब तक आप इसे रीड आउट करते रहेंगे और मेरे साथ आगे पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे।